पॉलिटी फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ 2024 में जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको कैसे पॉलिटी प्रिपेयर करनी है, कहाँ से पढ़नी है, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, बेसिकली ये वीडियो है। हाउ टू रीड दिस बुक, एनसीईआरटी पढ़नी है या लक्ष्मीकांत, नोट्स कैसे बनाने हैं एंड ऑर्डर ऑफ रीडिंग दिस बुक। पॉइंटर्स विच आई विल डिस्कस इन द वीडियो, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और डीडी बसु, इन तीनों में से कौन सी पढ़नी चाहिए। इज लक्ष्मीकांत सफिशिएंट, ये मैं आपको पीवाईक्यूज से दिखाऊंगा कैसे। एंड हाउ टू कवर दिस 1000 पेजेस बुक इजीली, जिससे ये ऑर्डर ऑफ रीडिंग विल मेक इट इजियर, efficient reading will make it easier, and PYQ analysis, news analysis, note making कैसे करना है, let's discuss in the video। एग्जाम डेट्स के हिसाब से देखते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं। 21 अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम है एंड 4 अगस्त को सीएपीएफ का एग्जाम है, जिसमें 4 मंथ्स और अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स बाकी हैं। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि सीडीएस वालों को सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ो और एग्जाम देने जाओ, एंड सीएपीएफ वाले अगर उनको एनसीईआरटी पढ़नी है तो दे कैन रीड, अदरवाइज मेरा ओपिनियन है कि आप ना पढ़ें। डीडी बसु पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इज लक्ष्मीकांत सफिशिएंट, ये देखते हैं कि सीडीएस 2023 के पेपर में जो फर्स्ट वाला हुआ था उसमें से 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 वर फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड 9 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 इन द सेकंड पेपर वर फ्रॉम लक्ष्मीकांत। दीज टू आई गेव एंड आई क्लियर्ड इट वेरी इजीली। 2022 का पेपर 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 16, दिस इज अ वेरी गुड हिट रेट। कोई बुक आपको 15 क्वेश्चंस निकाल के दे रही है 16 में से, दैट इज रियली अ गुड बुक। आफ्टर दिस सीएपीएफ में, इसमें तो यार ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, जो एक दो क्वेश्चंस इधर उधर के होते हैं वो न्यूज़ रिलेटेड होते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि न्यू वाली लक्ष्मीकांत लेनी चाहिए या पुरानी वाली। पुरानी वाली इज गुड, न्यू वाली इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे एक दो चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, बस इतना है। तो अगर आपके पास ओल्ड है, परचेज कर लिया है, तो आप उसी पे स्टिक करिए, एंड न्यू है, नहीं खरीदी है तो न्यू परचेज कर लीजिए। अभी मैं तुम्हारे साथ प्रीएम्बल टॉपिक पढ़ूंगा, उसको कैसे पढ़ना है, पहले क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए ये 1000 पेजेस की बुक बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। स्टेप वाइज पढ़ेंगे, 3 स्टेप का प्रोसेस है, इसको फॉलो करो एंड अप्लाई इट इन योर प्रिपरेशन फॉर एवरी सब्जेक्ट आई वुड से। क्योंकि ये जो 3 स्टेप्स का प्रोसेस है ना, ये तुम्हारी बाउंड्री सेट करेगा पढ़ने के लिए। अब पॉलिटी इज़ अ वेरी बिग ऑप्शन, बट आपको पढ़ना इतना ही है। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये तुम्हारे लिए पीवाईक्यू सेट करेंगे कि कितना पढ़ना है। आगे बताता हूँ कैसे। नोट मेकिंग पे बाद में आएंगे। प्रीएम्बल के पीवाईक्यूज हैं, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सेम विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, सबके अलग अलग पीवाईक्यूज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जस्ट सर्च देम। अब बस मैं करने क्या वाला हूँ, आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चंस। मेरे को आंसर का कुछ नहीं करना है, बस मेरे को क्वेश्चन पढ़ने हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स इन फिलोसफी डैश डैश प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियल्स इन फिलोसफी पूछा गया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें से कौन सा है। आई डोंट नो टिल नाउ, अभी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, उससे पहले मैं ये सब पढ़ रहा हूँ। प्रीएम्बल इज द यूजफुल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऐसा कुछ। बस आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कुछ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने मूव किए थे। आई डोंट नो टिल नाउ, क्योंकि मैंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ यहाँ पे भी आया था, सीएपीएफ 2008 एंड सीएपीएफ 2022, यहाँ पे रिपीट हो रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है किसने मूव किया, तो क्वेश्चंस रिपीट हुआ। खैर, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पढ़ लिया, बस पढ़ना है, आंसर पे नहीं जाना अभी। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। खैर, इस पे क्वेश्चन रिपीट है, बट आई विल नॉट कंसीडर दिस अभी, बाद में आएंगे इस चीज़ पे। प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल सिंस द बिगनिंग। नहीं पता हमें अभी। फिर से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आ गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, हमें नहीं पता अभी, ये भी सीएपीएफ का रीसेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 3 बार आ गया सीएपीएफ में ही। कुछ चीज़ें थीम्स निकल के आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसी का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डेट दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब अगली बार वो ये डेट दे के पूछ लेंगे, या फिर प्रीएम्बल का डेट पूछ लेंगे कब वो मूव किया गया था। तो बस रीड क्वेश्चंस को, अभी बस रीड कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। बस रीड करो और ये देखो कि थीम्स क्या निकल के आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहे हैं। सेम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी भी आ गया।
प्रेम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अभी यहाँ पे बोला गया कि प्रेम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स, बस पढ़ रहे हैं। द प्रेम्बल इंडिकेट्स द सोर्सेज फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, हमें नहीं पता अभी। सेम, द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, किससे पता नहीं हमें, हम देखेंगे चैप्टर पढ़ेंगे जब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द वॉच वर्ड्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनमें से होंगे कुछ, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस, कुछ पूछा गया है केस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। अब ये भी पूछ लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने कौन से वर्ड्स लिए थे। क्वेश्चन तो देखते चलो कि वो पूछ किस हिसाब से रहे हैं। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा है कि सेक्युलर वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। द प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल, अभी पीछे देखा हमने, था वहाँ पे। द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी सेम एक स्टेटमेंट पीछे था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू, एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, सेम एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स, सेम वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। अगर क्वेश्चंस में देखोगे प्रीएम्बल का जो भी क्वेश्चन है, एक ही थीम रिपीट कर रहे हैं, एक ही थीम को बार बार पूछ रहे हैं, सेक्युलरिज्म सोशलिज्म, फिर से वही चीज को उन्होंने बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया। ये तो क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, एनडीए का ही क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया। दिस कैन कम इन सीडीएस एपीएफ नेक्स्ट टाइम। अभी बस पढ़ लिया क्वेश्चन हमने, हमें नहीं पता इन सब के आंसर क्या है। अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये नई वाली लक्ष्मीकांत है, 7th एडिशन, चैप्टर 5th, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पढ़ना कैसे है, अभी मैं एक चीज बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। थोड़ा आगे चलते हैं। पहली बात, पीवाईक्यूज रीड कर लो टू पिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स। यू हैव टू डू दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, ईदर इट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट। रीड चैप्टर्स एटलीस्ट ट्वाइस। अपने हाथ में कोई पेंसिल या पेन लिए बिना सिर्फ ये चैप्टर को 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो सिर्फ, विदाउट एनी मार्किंग, विदाउट एनी नोट मेकिंग, नहीं बनाना कोई नोट, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद योर वर्क स्टार्ट्स हियर, बिकॉज अभी तक तुमने पीवाईक्यूज देख लिए हैं, तुमने 2 बार चैप्टर को पढ़ लिया है, तुम्हें थीम क्लियर हो गई है चैप्टर की, किसके बारे में बात हो रही है। तो अब क्या करना है, नाउ व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर 3rd टाइम, तब अपने हाथ में एक तो हाइलाइटर या फिर नोट मेकिंग वाली कॉपी, जहाँ पे तुम अपनी नोट्स बनाते हो। उससे पहले कोई नोट नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट इससे नोट बनाने बैठ गए तो यू विल एंड अप राइटिंग अनदर लक्ष्मीकांत। ये 6 पेजेस में दिया हुआ है चैप्टर, इसका नोट 1 पेज से ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि नोट में आप बस वो चीज़ लिखते हो जो आपको रेलेवेंट है, पेपर में आने वाली है। अब आप सॉवरेन की डेफिनेशन नहीं लिखने बैठ जाओगे अपनी नोट वाली कॉपी में, इस पे बताता हूँ आगे। 3rd टाइम जब चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल मार्क ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने पीवाईक्यू से डिराइव की है, जैसे कि एन ए पालखीवाला, जो कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, कॉल्ड द प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कितनी बार आया ये टर्म, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टेड बाय होम, पंडित नेहरू, अंडरलाइन इट या राइट इट, एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस लाइन का कोई मतलब बनता नहीं है सच, तो यू कैन लीव दीज थिंग्स। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब एक बार अमेंड किया गया ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये चीज़ क्वेश्चन में भी पूछी गई, इसको मार्क कर लो, ये फिर से पूछी जाएगी, और ये 10 years आफ्टर तब भी पूछी जाएगी, ये चीज़ रिलेवेंट है। जिसने 3 ऐड किए वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। नाउ टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, इस बक्से को यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना और तुम्हारा प्रीएम्बल चैप्टर 60% कंप्लीट हो जाएगा, अगर तुम्हें ये अच्छे से याद हो गया तो। इसके लिए निमोनिक्स बना सकते हो, जैसे जस्टिस के साथ JSEP, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब के मीनिंग तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसको एज इट इज याद करो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में भी काफ़ी बार आया है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये एग्जैक्ट लाइन पीछे क्वेश्चन में पढ़ी थी हमने अभी। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. I would say कि ये इस पूरे चैप्टर का
सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत फॉर्म हो सकते हैं। इसमें एक डेट दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्शन की डेट क्या थी वो। ये पेज उनके लिए है जो बुक में मार्क करना चाहते हैं, और मैंने एक नोट भी प्रिपेयर किया है जो अपना नोट बनाना चाहते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल: सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द पीपल ऑफ इंडिया; नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके बीच में क्या लिखा है आई डोंट केयर, क्योंकि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे ज़्यादा इस पूरे 3 लाइन के टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रही, राइट इट, क्योंकि ये पूछी जा सकती है एज इट इज। नाउ सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। सोशलिस्ट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और देखो हमने क्या डिराइव किया था पीवाईक्यूज से। हमने डिराइव किया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केशवानंद से आया क्वेश्चन। सेम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इससे भी सीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। सेम सेक्युलर का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेक्युलर वर्ड कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ वो भी याद होना चाहिए। ये जो गाथा लिखी हुई है यू हैव टू रीड इट, एक दो बार रीड करो। याद नहीं होती है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार रीड करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओवरव्यू लेना और उस चीज़ को समझना इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बेसिक रीडिंग से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो दे कैन वॉच हर्षित द्विवेदी सर के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे फ्री में। उन्होंने हर एक पेज को लक्ष्मीकांत के बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बट 139 वीडियोस हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसको पढ़ें तो ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज हुई है इस बुक में, जिससे इसे कोई भी पढ़ सकता है। डेमोक्रेटिक, इसका भी मीनिंग यू हैव टू क्रिस्टल क्लियर अबाउट ऑल दीज टर्म्स। डेमोक्रेटिक का मीनिंग, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनके मीनिंग। रिपब्लिक का मीनिंग, जस्टिस का मीनिंग। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था कि द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये कहाँ से लिया गया है ये पूछ सकते हैं रशियन रेवोल्यूशन से। इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब चीज़ों के मीनिंग आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी पैटर्न चेंज होता है सीडीएस सीपीएफ में और वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछने लगे तो आप फंस जाएंगे। अभी तो वो बहुत ही इजी वे में पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट टाइप क्वेश्चंस बता दीजिए, बट अगर पैटर्न चेंज होता है तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे अगर आपको इनका मीनिंग पता होगा। नाउ लिबर्टी, इसका मीनिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये चीज़ 2 लाइन में लिखी हुई है बहुत इजी वे में। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सेम इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिबर्टी ऑफ व्हाट, लिबर्टी ऑफ आइडियल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब वाले वर्ड्स कहाँ से लिए गए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इस पे एक पीवाईक्यू भी है, और ये चीज़ें रिपीट करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से और क्या ही क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। यही क्वेश्चन वो नेक्स्ट कुछ वोकैब में चेंज करके आपको फिर से वापस पकड़ा देंगे। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज चेंजेस। इक्वालिटी का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें आपको टेक्स्ट से पढ़नी है, और दैट्स इट। नाउ प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एलआईसी केस, केशवानंद भारती केस, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से आ सकता है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी पड़ेंगी। नाउ अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, ये आप पढ़ लेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लेंगे, वो भी थर्ड रीडिंग में। उसके बाद एक नोट मैंने भी प्रिपेयर किया है कि मैं अगर प्रीएम्बल का नोट बनाऊंगा तो वो कैसा होगा। 6 पेजेस में ये कवर है लक्ष्मीकांत में। मैंने भी 1 पेज का नोट बनाया है, ये मेरा 1 पेज का नोट है। इससे ज़्यादा पेपर से पहले वाले दिन मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। इसमें क्या क्या लिखा है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट, मूव बाय जवाहरलाल नेहरू। एन ए पालखीवाला ने जो बोला था 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, वो ऐड हुआ। आइडियल्स क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर। सॉवरेन का मतलब ऑटोनॉमी इन टेकिंग डिसीजंस, सोशलिस्ट मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कौन से केस से था इतना दिमाग में रखना है, नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, नो स्पेशल क्लास। सेक्युलर, इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी रिलीजन। ये मीनिंग्स थे इन पांचों वर्ड के इन जस्ट। नाउ एस्पिरेशंस, जस्टिस के साथ में क्या था? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इक्वालिटी के साथ था स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। लिबर्टी ऑफ व्हाट? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो
देयर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज ऑल्सो देयर। मतलब इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिव थिंग भी है। नाउ preamble is a part of constitution. Yes, can be amended. 1960 सुप्रीम कोर्ट बेरुबरी यूनियन केस, preamble not a part। अब आपको क्वेश्चन फॉर्म करके दे सकता है कि कौन से जजमेंट में ऐसा बताया गया कि preamble is a part of constitution। तो 1973 केशवानंद भारती केस में बोला गया कि preamble is a part of constitution। 1995 एलआईसी केस में preamble is the integral part of the constitution बोला गया। बट बेरुबरी यूनियन केस में नहीं बोला गया कि preamble पार्ट है। प्रियम्बल को अमेंड कैसे करते हैं? 368 अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड करते हैं। ये सब चीज़ें आधी पेपर में होती हैं और आधी दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो जो 3 रीडिंग्स वाला सिस्टम है, 2 रीडिंग से आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिक्स क्या है। थर्ड रीडिंग में आप बस वो पेपर पे लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है। सेम प्रियम्बल ऑर्नामेंटल है, नॉन जस्टिसेबल है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कौन से केस में बोला गया? एलआईसी केस में बोला गया। दैट्स इट। प्रियम्बल में इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा ऊपर वो कुछ पूछ नहीं सकते हैं। जो आएगा वो इसी पेपर से आएगा। नोट मेकिंग पे अब आते हैं। नो नोट मेकिंग इन फर्स्ट 2 रीडिंग्स ना, क्योंकि अगर तुमने इससे पहले किया तो तुम एक लक्ष्मीकांत खुद लिख रहे होगे अपने नोटबुक में। मेक योर ओन नोट्स, डोंट रिलाई ऑन अदर्स, क्योंकि जो दूसरों के नोट्स होते हैं वो इस बेसिस पे डिपेंड करते हैं कि उनको क्या इंपॉर्टेंट लगता है। और ये बेसिस ये डिफाइन नहीं करता कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को क्या इंपॉर्टेंट लगेगा। तो तुम खुद पे विश्वास कर लो या तो किसी और पे कर लो। मेक योर ओन नोट्स, डोंट रिलाई ऑन अदर्स नोट्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो कोई नोट बनाता है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं या फिर किसी ने बनाए हैं, तो उसने उस बेसिस से बनाए हैं कि उसे क्या इंपॉर्टेंट लगता है। तो मेक इट वाइजली और बस अपने ही बनाओ, या तो हाईलाइट कर लो बुक में ही या फिर अपने नोटबुक में बनाओ। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द बुक इज ऑल्सो फाइन। किसी को नोट्स बनाने में आलस लगता है मेरी तरह, तो डोंट मेक नोट्स। मैंने भी अपनी बुक में सिर्फ मार्क ही किया हुआ है। आई डोंट मेक नोट्स एज सच। वो मैंने एक बनाया है क्योंकि दिखाना था। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले पीवाईक्यूज देखो, 2 बार रीडिंग करो, थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाओ। उसके बाद स्टेप 4, जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो रहे थे अब सारे सॉल्व होंगे। ये टिप्स हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करो। यू विल बी बेनिफिटेड अलॉट। तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम ये क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर देखोगे तो एक बाउंड्री सेट हो चुकी है जिसके अंदर तुम्हें पढ़ना है। आधी से ज़्यादा चीज़ें अपने आप ही ओमिट हो जाएंगी। सो रीड वाइजली। अब एक नॉर्मल टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ जितना टाइम लगना चाहिए। अब मैंने बोला कि थर्ड रीडिंग में करना है। अगर किसी को फर्स्ट रीडिंग में ही क्लैरिटी आ जाती है तो वो सेकंड रीडिंग में ही नोट्स बना सकता है। बट वो बहुत रेयर केसेस होता है कि बिल्कुल तुम पूरी पूरी लाइन नहीं लिखोगे। मैंने देखा है कि सेकंड रीडिंग में ही लोग कर रहे होते हैं बट वो पूरा पूरा नोट डाउन कर देते हैं। तो वो नहीं करना है यार। अगर चैप्टर है 15 पेजेस का तो ट्राई टू मेक दैट कि तुम्हारे नोट्स 2 पेज में आ जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। क्योंकि जब एग्जाम से पहले पढ़ना है ना, वो 2 पेज ही पढ़ सकते हो, वो 15 पेज नहीं पढ़ पाओगे। नो, फर्स्ट रीडिंग 20 डेज लेगी एटलीस्ट। अगर तुम इस बुक के 20 पेजेस भी पढ़ते हो रोज, 2 साइड करके 40 हो गए, इतने पढ़ोगे तो 20 दिन लेगी ये बुक। ईजी है, कर सकते हो। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी करने को है तो वो करोगे। तो इसलिए कहूँगा कि 20 पेजेस पढ़ो, दैट्स इट। नो हाईलाइट, नो मार्किंग्स। रीडिंग 2 में 15 से 18 दिन लगेंगे एक बार पढ़ने के बाद। ऐसे ही पढ़ डालो। अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स, अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। नाउ रीडिंग 3, हाईलाइट करो और नोट बनाओ। 10 to 15 डेज लेगी तुम्हारी ये चीज़, बट इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे जो हाईलाइट किया हुआ है या नोट बनाया हुआ है उसको पढ़ना है ओनली 4 रीडिंग में। बस वही रिवाइज करेंगे अब तो। 4 रीडिंग ये रीडिंग भी नहीं है, ये तो रिविजन है। ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स, नोट्स, रिविजन। 8 दिन लग सकते हैं और उसके बाद ये एग्जाम से जब पहले पढ़ने जाओगे ना, ये 1 दिन मिलेगा। दैट्स इट, दैट इज वॉट वी वॉन्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ रीडिंग दिस बुक। इस बुक को फर्स्ट चैप्टर से रीड करना स्टार्ट मत करना। पहले 2 चैप्टर्स यू विल कोइंसाइड विद द मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं कंपनी रूल के एंड क्राउन रूल के, वो वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। एंड दूसरे चैप्टर में काफ़ी सारे नेम्स हैं और डेट्स हैं जिनसे यूजुअली क्वेश्चंस कम आते हैं, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर जो नई वाली लक्ष्मीकांत में है। उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप ओवर आर्किंग स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम कंप्लीट करो पहले ये 4 चैप्टर्स। आफ्टर दैट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो पोर्शन है जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो ये आप सबसे पहले खत्म करेंगे। सिटीजनशिप, इस चैप्टर को बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है इस बुक में, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत कम ही आए हैं आज तक, तो इसे आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप का, क्या नहीं है। जस्ट रीड इट वंस एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद करना कैसे है, जैसे ही आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप स्टेट में जाके गवर्नर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कोइंसाइड करेंगे, जिससे ये बुक ईजी हो जाएगी आपको पढ़ने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं इन टॉपिक्स में। फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जाके आप चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर जब आप पढ़ेंगे, उससे पहले आपको पार्लियामेंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही कर करके कुछ चैप्टर्स पे मैंने मार्किंग नहीं की है, क्योंकि वो चैप्टर्स आर लीस्ट आस्क्ड हैं, उनके क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, बट रीड इट वंस। स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट यू विल रीड जुडिशरी, विच आई मार्क्ड 17A। आफ्टर दैट 17B हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट 17C एंड ट्राइब्यूनल 17D। इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू का चैप्टर मैंने जस्ट स्किम या स्किप लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ याद करने के लिए इसमें ऐसा है नहीं। अब आपने ओवरव्यू ले लिया बुक का, और मेजर मेजर चीज़ें आपने पढ़ ली जहाँ से स्कोरिंग क्वेश्चंस आएंगे और हर साल आते हैं। अब कुछ चीज़ें बची जो छोटी छोटी हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस। जब आपने स्टेट पढ़ लिया, सेंटर पढ़ लिया, तो अब सेंटर स्टेट पढ़ने का मतलब बनता है। आफ्टर दैट इंटर स्टेट रिलेशंस, उसके लास्ट में जाके आप पढ़िए इमरजेंसी प्रोविजंस। That's it. Now come to the next part of this book, which is equally important. That is part 5, local government, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज। इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, एक चैप्टर नंबर 6 भी है आगे, जो यूनियन एंड टेरिटरीज ही है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली फॉर्म होते हैं, और एक दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं पेपर में। दिस पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, क्योंकि इन चैप्टर्स से मोस्टली टेन्योर का क्वेश्चन आता है, कौन अपॉइंट करता है, वैसा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। एंड दिस इज इट, आपकी लक्ष्मीकांत कंप्लीट है। उसके बाद आपको बस रिवाइज करना है। रिवॉर्ड ऑफ वॉचिंग टिल एंड, जिस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। इसमें सारे के सारे एटलीस्ट 20 का जो टाइम होगा वो सेव हो जाएगा। एंड न्यू वाली लक्ष्मीकांत 7th एडिशन जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको इस बुक का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट सेक्शन में पिन है। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट।